हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। लास्ट वीडियो में हमने इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें सहयोगात्मक मुद्दे, उसके अलावा कौन कौन से विवादास्पद मुद्दे हैं, पंचशील सिद्धांत, इसके अलावा तवांग विवाद, दौलत बेग ओल्डी, शक्सकाम वैली, तिब्बत का जो विवाद है वो, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, स्टेपल वीज़ा विवाद, दौलत बेग ओल्डी, डैमचोक विवाद, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से स्टडी करा था। उसके अलावा भारत द्वारा चीन को काउंटर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, इसके बारे में डिस्कस किया। सीमा विवाद को हल करने के प्रयास क्या क्या हुए अब तक, उनके बारे में बात करी। हिंद महासागर में क्या क्या विवाद चल रहे हैं, उसके बारे में बात करी। इसके अलावा भारत जो है वो क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, कौन कौन से बंदरगाह जो है वो विकसित कर रहा है, मिशन सागर के बारे में, प्रोजेक्ट मौसम के बारे में डिस्कशन किया। तो आज नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो के सेकंड पार्ट के रूप में हम पढ़ेंगे दक्षिण चीन सागर विवाद, साउथ चाइना सी विवाद, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सामरिक क्षेत्र SCS है, जिसको लेकर अनेक देशों में विवाद है। चीन का वियतनाम, ताइवान, ब्रुनेई, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ विवाद है। दक्षिणी चीन सागर में विवाद किस किस के बीच में हो गया? चीन का किसके साथ विवाद है? एक तो है वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ, ब्रुनेई के साथ, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ विवाद है। चीन 9 डैश लाइन के आधार पर इसके 80% भाग पर अपना दावा करता है। चीन का मानना है कि अगर 9 डैश लाइन को माना जाए तो 80% SCS का जो भाग है वो चाइना का होगा। SCS में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया जा रहा है, द्वीपों, समुद्री चौकियों का सैन्यीकरण किया जा रहा है। SCS में पार्सेल, स्प्राटली, स्कारबुर्जो शोल द्वीपों को लेकर विवाद है। अब क्वेश्चन ये आता है कि SCS में कौन कौन से जो विवाद है वाले द्वीप कौन कौन से हैं, तो वो एक तो है पार्सेल, स्पार्टली, स्कारबुर्जो शोल, इन द्वीपों को लेकर विवाद है। अब इसमें भी अगर हम बात करें स्पार्टली की, तो स्पार्टली जो है उसमें सबसे अधिक द्वीपों वाला समूह है। और विवाद किस किस को लेकर है? मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और चाइना तो जैसे है ही है मेन। मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस का 3 देशों को लेकर चीन का विवाद है, क्योंकि जो स्पार्टली द्वीप समूह है इन चारों देशों के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट हम बात करें पार्सेल। पार्सेल द्वीप में चीन का विवाद किस किस के साथ है? फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम। फिलीपींस के साथ है, ताइवान के साथ है और वियतनाम के साथ है। तो फिलीपींस तो दोनों में ही कॉमन है, बचा ताइवान और वियतनाम। अगर ताइवान वियतनाम की बात करें तो पार्सेल, मलेशिया और ब्रुनेई हो तो स्पार्टली। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा आप। अब SCS जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सामरिक तो है ही, साथ ही आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज जो है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा पेट्रोल वगैरह, प्राकृतिक संसाधन भी बहुत सारे पाए जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए चीन जो है वो मैक्सिमम भाग पर अपना जो है वो अधिकार करना चाहता है। वैसे तो चीन की हमेशा से पॉलिसी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को जो है हम अपने अंदर ले, क्योंकि वो हमेशा से सामरिक प्रवृत्ति का रहा है, साम्राज्यिक टाइप का उसका जो है वो नेचर रहा है हमेशा से चीन जैसे कंट्री का। छोटे देशों के हित प्रभावित, अब हम बात करें SCS सामरिक महत्व क्या है। छोटे देशों के हित प्रभावित खनिजों का जमाव, जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। यहाँ से एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी है, क्योंकि जितना भी ट्रेड होता है वो मतलब जितना तो नहीं कह सकते, मतलब काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड जो है वो SCS के थ्रू होता है। यहाँ से कई देशों पर नियंत्रण जो है वो सीधे स्थापित किया जा सकता है। चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जिससे वैश्विक व्यवस्था प्रभावित होगी। अब चीन जो है वो अपने हिसाब से मनमानी करता है और बिना किसी कंट्री को देखते हुए या बिना किसी जो अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन है देखते हुए अपने हिसाब से काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनकी पालना नहीं करता है, उनका उल्लंघन कर जो है अपना ही राज्य माना जाता है SCS पर। अब हम बात करें कि भारत और चाइना के बीच आर्थिक विवाद क्या क्या है। आर्थिक विवाद, भारत और चाइना के बीच में $90 बिलियन का जो है ट्रेड होता है, $90 बिलियन का व्यापार होता है। उसमें से हमको जो है वो डिफिसिट होता है, यानी व्यापार घाटा जो है वो हमारा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 68 जो है वो $बिलियन चीन हमें निर्यात करता है, जबकि 22 जो है कि हम जो है चीन को निर्यात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। यहाँ 68 जबकि भारत केवल 22 ही करता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें कितना लॉस हो रहा है।
प्रभाव, चालू खाते का घाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है प्रभावित हो रहा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो फॉरेन जो करेंसी है वो हमें कम मिल पाती है, क्योंकि हम जब निर्यात करते हैं जब तो हमें मिलेगा, लेकिन हम निर्यात कम कर रहे हैं और आयात ज़्यादा कर रहे हैं चीन से, तो उससे हमें लॉस लग रहा है। घरेलू विनिर्माण उद्योग प्रभावित, जिससे रोजगार का संकट। अब चाइना क्या करता है, अपना जो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट वो काफ़ी सस्ती पड़ती है, मतलब प्रोडक्ट को वो डंपिंग करके काफ़ी सस्ते दामों पर अन्य कंट्री में बेचता है। तो भारत में भी सेम ऐसा ही करता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो घरेलू विनिर्माण उद्योग है वो क्या है, प्रभावित होता है। वो प्रभावित क्यों होता है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट जो है वो चाइना के प्रोडक्ट जो इंडिया में जाएंगे सस्ते दामों पर मिलेंगे, तो जो घरेलू प्रोडक्ट हैं उनको कोई खरीदेगा ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि हमारा डोमेस्टिक जो ट्रेड है वो उस पर काफ़ी आघात लगता है चाइना के कारण। हालांकि गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी चाइना के जो नकली खिलौनों है, नकली उत्पाद है, उन पर बैन लगाने का कुछ भरसक प्रयास भी किया है। उसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन है चाइना की, उनके ऊपर भी इन्होंने बैन भी करा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। चीनी उत्पादों की गुणवत्ता खराब, जिससे उपभोक्ताओं के हित प्रभावित। अब चीनी उत्पाद क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी उस तरीके की होती है, सस्ता भी होता है प्रोडक्ट और गुणवत्ता भी वैसी ही होती है। चीन द्वारा गलत व्यापार नीतियों का प्रयोग भी किया जाता है। चीन बहुत बार जो है व्यापार की नीतियों को अपने पक्ष में करवा लेता है, जैसे डंपिंग वस्तुओं को अपने देश से कम दाम में बेचना। अब वस्तु को क्या करता है, अपने देश से कम दाम पर क्या बेचता है, दूसरे देशों में बेचता है। तो डंपिंग से क्या होता है, दूसरे देश के डोमेस्टिक उद्योग जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। अब भारत जो है वो इकोनॉमिक रूप से जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, भारत ने जो है क्या कदम उठाए हैं। एक तो मैंने बताया ही था अभी कि जैसे चीनी जितने भी उत्पाद हैं, उसके अलावा मोबाइल ऐप वगैरह है उन पर बैन कर दिया गया है। और मोबाइल ऐप भी कौन सी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, जैसे टिकटॉक हो गया, बहुत सारी एप्लीकेशन, लगभग एक बार में 54 एप्लीकेशंस को जो है भारत ने जो है बैन करा था। उसके अलावा बाद में समय समय पर और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस को जो है भारत ने बैन करा था। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आयात पर निर्भरता कम करना। गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया, जिससे क्या होगा, निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा और आयात पर निर्भरता को कम किया जाएगा। 5G के परीक्षण से हुआवे कंपनी को अलग कर दिया गया है, क्योंकि जासूसी का चांसेस इसमें पूरा हो रहा था, इसलिए हुआवे कंपनी को अलग कर दिया। भारत RCEP रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, रिकैप RCEP, इससे बाहर हो गया है। उसके बाद में हम बात करें, ये तो हो ही गया है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब बेल्ट में क्या है, बेल्ट में बात करें तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। बेल्ट का मतलब हो गया सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। जो सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक बेल्ट, यानी आर्थिक बेल्ट हो गया। जबकि रोड इनिशिएटिव में क्या हो गया, मैरीटाइम सिल्क रोड, समुद्री मार्ग। यानी इसके दो पार्ट है। अगर हम BRI की बात करें तो दो पार्ट है, एक तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट आर्थिक बेल्ट हो गया, और एक हो गया मैरीटाइम सिल्क रोड, समुद्री सिल्क मार्ग। ठीक है, एक तो रोड वाला हो गया और एक हो गया समुद्री। दो तरह से इसका जो है पार्ट है। अब देखते हैं हम ये चीनी आधारभूत ढांचे की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके जल व थल मार्ग से चीन को यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत हाईवे, रेलवे, औद्योगिक पार्क, ऊर्जा परियोजनाएं, ट्रांसमिशन लाइन, ब्रॉडबैंड लाइन आदि का निर्माण किया जाना है। अब इसके तहत क्या क्या बनाए जाएंगे, जैसे हाईवे बना दिया, रेलवे बना दिया, औद्योगिक पार्क बना दिए, ऊर्जा परियोजनाएं बनेंगी, ट्रांसमिशन लाइंस डलेगी, ब्रॉडबैंड लाइंस बनेगी। ये सभी जो है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक, चीन जो है वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक जोड़ने के लिए सब हाईवे, रेलवे, औद्योगिक पार्क ये सब बनाएगा। इसके अलावा समुद्र में बंदरगाहों का निर्माण करेगा। जितने भी समुद्र में पोर्ट है जो बीच बीच में आ रहे हैं उनमें पोर्ट बनाएगा। जहाज मरम्मत केंद्र, माल गोदाम, डॉकयार्ड बनाएगा। इसके अलावा माल गोदाम क्षेत्र, लॉजिस्टिक जो सिस्टम है उसको डेवलप करेगा। लगभग 100 देश जो है इसके अंदर शामिल है। एशिया, अफ्रीका, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के लगभग 100 देश में शामिल है। चाइना की जो है ये नीति है। इसका उद्देश्य एक तो आर्थिक उद्देश्य हो गया और एक हो गया सामरिक उद्देश्य इसको बनाने का। चीन का आर्थिक उद्देश्य क्या हो गया, निर्यात के लिए नए नए बाजार मिल जाएंगे उसको। वैसे तो ऑलरेडी उसको काफ़ी बाजार मिला हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट जो सस्ते दाम में डंपिंग नीति के कारण जो है काफ़ी देश जो है इसको बैन कर रहे हैं, जैसे इंडिया ने करा है। लेकिन फिर भी इसको निवेश के लिए नए बाजार मिलेंगे, निर्यात के लिए नए बाजार मिलेंगे, चीन को निवेश के नए अवसर भी मिल जाएंगे। चीन की मुद्रा की स्वीकार्यता बढ़ेगी, डॉलर डिप्लोमेसी जो है उस पर आघात होएगा। अभी क्या है कि एक ही जो मुद्रा है डॉलर, उसी के अकॉर्डिंग जो है अन्य देशों की मुद्राएं जो है वो डिसाइड होती है। मुद्रा का अवमूल्यन और जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि
कब जो है महंगाई वगैरह ये सब इससे डिसाइड होती है। तो चीन की मुद्रा की स्वीकार्यता बढ़ेगी, युआन जो है वो भी कुछ हद तक जो है डॉलर को जो है वो कम्पीट करेगा। चीन के वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। चीन को जो है वित्तीय संस्थान होंगे वो भाई ये प्रोडक्ट क्या है, एक इकोनॉमिक, अगर हम देखें तो आधारभूत ढांचे का प्रोडक्ट है। तो आधारभूत ढांचे से क्या होगा, इसको ऋण जो है वो आसानी से मिल जाएगा, तो ऋण उपलब्धता में भी चीन को आसानी होगी। अब हम बात करें सामरिक महत्व की। सामरिक महत्व में होगा चीन के द्वारा महाशक्ति के रूप में पहचान की चाहत, जो कि हमेशा रहती ही है। सदस्य देशों के निर्णयों को चीन प्रभावित करेगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। यूएसए, रूस, भारत जैसे देशों के प्रभुत्व को कम करेगा। सदस्य देशों की संप्रभुता प्रभावित होगी। सदस्य देशों को ऋण जाल में फंसाना, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान। अभी क्या है कि चाइना की पॉलिसी ऋण जाल में फंसाना। पहले क्या करेगा, किसी कंट्री को ऋण देता है उसके आधारभूत ढांचे के लिए, और वो देश उसको लीज पर दे देता है, काफ़ी चीज़ें उसको लीज पर देता है। उसके बाद धीरे धीरे चाइना क्या करता है, उसको ऋण जाल में फंसाता है उस कंट्री को। जैसे अभी श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े डेब्ट में फंसे हुए हैं। चीन का जो है श्रीलंका का चीन पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। बीआरआई को लेकर भारत की प्रतिक्रिया। भारत द्वारा बीआरआई का विरोध, क्योंकि इसका एक भाग सीपीईसी, चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से गुजरता है, जिससे भारत की संप्रभुता को खतरा। अब भारत जो ग्वादर से लेते हुए पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान के ग्वादर से लेते हुए ये शिनजियांग से लेकर ग्वादर से लेकर बीच में काफ़ी पीओके का एरिया जो है वो भी पड़ रहा है। तो भारत की संप्रभुता को इससे खतरा होगा, क्योंकि चीन की पहुँच जो है वो डायरेक्ट पीओके तक पहुँच जाएगी, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए भारत को जो है इसको लेकर थोड़ी चिंता है, तो भारत इसका विरोध करता है। भारत, यूएसए, जापान ने मिलकर अभी इसके लिए क्या बनाया है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत करी गई है। इसको काउंटर करने के लिए, सीपीईसी को काउंटर करने के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की स्थापना भारत ने की गई है। इसके अलावा भारत ब्लू डॉट नेटवर्क का सदस्य बना है। यह आधारभूत ढांचे की परियोजना की व्यवहार्यता को इंगित करता है। G7 समूह द्वारा हाल ही में बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड पहल की, जिससे बीआरआई की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। अब इसमें क्या हुआ है, भारत जो है वो ब्लू डॉट नेटवर्क जो है उसका सदस्य बन गया। ये एक संस्था है जो कि एक नेटवर्क है जो आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं की व्यवहार्यता को इंगित करता है। G7 समूह द्वारा हाल ही में बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड एक पहल की गई है, उसमें बीआरआई के को एनकाउंटर मतलब बीआरआई को प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। बिल्ट बैक एंड बेटर वर्ल्ड। तो इस तरह से आज हमने इंडिया और चाइना रिलेशन को डिस्कस करा। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हो सकता है कुछ टॉपिक जो है मुझसे छूट गए हों इंडिया चाइना रिलेशन को लेकर, तो अगर किसी को एक्स्ट्रा जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इट्स वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू फॉर